Good morning, student. I am Ravi Singh, your science teacher, once again present here to teach you our first chapter of biology, that is life process. In earlier classes, what we learned, I hope you all remember it also. So let's continue our topic. Our new topic is nutrition in amoeba. Nutrition in amoeba. आप लोग ये टर्म है, देखिए अमीबा। अमीबा से इस वर्ड अमीबा से आप पहले ही फैमिलियर हो चुके हैं। अमीबा होता क्या है, 9th में ही पढ़ना था अमीबा के बारे में, थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगा भी इसके बारे में। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। और ये जो है कैसे न्यूट्रिशन लेता है, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, न्यूट्रिशन इन प्लांट, पूरा का पूरा हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। अब हमारा न्यू टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसके बाद फिर होगा ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं। तो देखिए अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, तो सबसे पहले जान लीजिए अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, होलोजोइक। कौन सा है, होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम आपको पहले भी बता चुके हैं क्या होता है। वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन फाइव स्टेप में कंप्लीट कर सके उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। वो 5 स्टेप है कौन कौन सा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन मतलब व्हाट, इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन मतलब आपको पता ही है क्या, इनसॉल्यूबल लार्जर मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूबल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या करना, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना। और एसिमिलेशन मतलब एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी को मतलब एनर्जी को यूटिलाइज करना। और इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देना। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं अर्लियर क्लासेस में। अगर आप को नहीं पता है तो पिछले वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है क्या, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो पहले ध्यान रखना है अमीबा का न्यूट्रिशन का मोड कैसा होता है, होलोजोइक। होलोजोइक मतलब 5 स्टेप में कंप्लीट करेगा, 5 स्टेप में कंप्लीट करेगा। देखिए अमीबा का क्या है, सबसे पहले कुछ जान लीजिए इसके बारे में। इसका इरेगुलर शेप होता है, कोई शेप फिक्स नहीं है, कैसा भी आप बना लीजिए वो क्या है, अमीबा है। तो देखिए ये क्या होता है, ये अमीबा थोड़ा सा जान लेते हैं। ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, सॉरी 9th में, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल से मिलके बना है। और न्यूट्रिशन का मोड कैसा, होलोजोइक, मतलब 5 स्टेप तो होना है। हम ह्यूमन है, कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे में 5 स्टेप होता है। हमारे लिए डाइजेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमैक, बहुत सारे इंजाइम है, डाइजेस्टिव इंजाइम है। और इसमें तो एक ही सेल है, एक ही सेल में पूरा पूरा काम करना है। तो कैसे करेगा इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए अमीबा में होता क्या है, एक स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया। वर्ड को ध्यान देना है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है लेग। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है लेग, मतलब फॉल्स लेग बोलते हैं इसको। तो देखिए अमीबा का जो ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, एक फिंगर की तरह जो दिखाई पड़ रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो एक्सटेंशन है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये क्या है, स्यूडोपोडिया है। इसी स्यूडोपोडिया की मदद से ये जो अमीबा है वो मूवमेंट भी करता है, प्रे को कैच भी करता है, अपने शिकार को कैच भी करता है, फूड वैक्यूल भी बनाता है और उसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर भी इनटेक करता है। तो देखिए ये क्या है, स्यूडोपोडिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये वाला जो है, ये मान लीजिए कोई शिकार है, उसका कोई क्या है, फूड पार्टिकल, अमीबा के लिए फूड पार्टिकल अमीबा को दिखा। जब भैया अमीबा को कोई फूड पार्टिकल दिखेगा तो वो क्या करेगा, इस स्यूडोपोडिया की मदद से, ये जो स्यूडोपोडिया है इसके मदद से ये इसको क्या कर रहा है, देखिए अगले स्टेप में क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, इसको घेर लिया। देखिए यहाँ पे इसको फूड पार्टिकल दिखा, ये स्यूडोपोडिया की मदद से इसके आगे गया होगा, इसके पास गया होगा, पास जाने के बाद क्या किया, ये इसको चारों तरफ से घेर लिया। क्या किया, इसको चारों तरफ से घेर लिया। अब घेरने के बाद अगले स्टेप में क्या होगा, अब इसको एक ही सेल का बना हुआ है तो ये वाला क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ले जाएगा। तो देखिए अगले स्टेप में ये जो प्रे है, ये जो फूड पार्टिकल है, इसको कहाँ ले गया, अंदर ले गया, अपने साइटोप्लाज्म में ले गया।
और ये जो स्ट्रक्चर बना लिया, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। ठीक है, प्रे दिखा, यहाँ पे प्रे दिखा, इसकी तरफ आगे की तरफ मूवमेंट किया, इसको घेर लिया, किसके मदद से? स्यूडोपोडिया की मदद से। अब अगले स्टेप में ये क्या किया, इसको, ये जो फूड था, ये फूड था या प्रे उसका शिकार था, उसको क्या किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ले गया और क्या बना लिया? फूड वैक्यूल बना लिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही, व्हाट इज इंजेक्शन? इंजेक्शन इज जस्ट इनटेक ऑफ फूड, फूड का इनटेक करना। तो यहाँ पे इनटेक तो हो चुका, तो पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, इंजेक्शन। यहाँ पे ही इंजेक्शन क्या हुआ? हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, ये जो फूड वैक्यूल बना लिया और यहाँ पे क्या हुआ? इंजेक्शन कर लिया। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अब ये देखो, ये वाला जो प्रे है, ये जो प्रे है अब कहाँ आ गया? साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर से ही बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होगा। क्या होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होगा और फूड वैक्यूल के अंदर ही इसको क्या करेगा? चारों तरफ से घेर लेगा। इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करा? इसको चारों तरफ से घेर लिया। किसको? फूड पार्टिकल्स को, या फूड पार्टिकल्स को या प्रे को घेर लिया। तो देखिए, इंजेक्शन हो गया, यहाँ पे क्या होगा? डाइजेशन होगा। तो ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल है, शिकार है, प्रे है, इसको क्या करेगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देगा। कौन? डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन ही क्या होता है? ये इनसॉल्यूबल लार्जर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है सॉल्यूबल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ब्रेक करेगा। अगले प्रोसेस में देखिए, फिर फूड वैक्यूल्स के अंदर अभी बड़ा था, अब क्या हो गया? छोटा 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 दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है छोटा छोटा, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम इस पे एक्ट कर चुका है और इसको किसी में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब जब एब्जॉर्प्शन हो गया तो क्या होगा? उसका यूटिलाइजेशन होगा। तो अब इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया। क्या कर लिया? यूटिलाइज कर लिया। तो ये वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। अब क्या करेगा? उस एनर्जी को क्या करेगा? एसिमिलेट कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा, एनर्जी का यूज करेगा। किस चीज में यूज करेगा? अपने सेल को रिपेयर करने में, अपने नंबर को बढ़ाने में, मतलब रिप्रोडक्शन में भी वो मदद कर यूज करेगा उसका, और अपने डैमेज सेल को रिपेयरिंग में भी मदद करेगा। प्रोटोप्लाज्म बनाने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस करने में, इन सब चीज़ों में क्या करेगा? वो उसका यूज कर लेगा। अगर उससे ज़्यादा जितना उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ज़्यादा एनर्जी उसके पास है, तो वो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोजेन और लिपिड के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर ही। ध्यान देना है। यहाँ तक तो आप जाने थे ना कि जैसे ही ये अंदर आ गया, इंजेक्शन हो गया, अब इस पर डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क करा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया। अब इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। डाइजेशन होने के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा? एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन कब होगा? यूटिलाइजेशन हुआ। जब यूटिलाइजेशन हुआ तो होने के बाद क्या होगा? यूटिलाइजेशन होने के बाद एनर्जी का वो यूज करेगा रिपेयरिंग ऑफ द सेल में, इंक्रीजिंग इन द नंबर को बढ़ाने में। अगर उसके अलावा भी उसके पास एनर्जी बचा तो वो ग्लाइकोजेन और लिपिड के फॉर्म में स्टोर कर लेगा फ्यूचर के लिए। ये एक टाइप का फैट है। अब अगले प्रोसेस में क्या करेगा? अब जो बच गया वो क्या होगा? वेस्ट मटेरियल होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा। तो क्या करेगा? बहुत सारा वेस्ट मटेरियल एक साथ जमा करेगा। जमा करने के बाद फूड वैक्यूल के साथ ही यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर रप्चर होंगे। फिर क्या होगा? रप्चर होगा और पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल बाहर डिकम्पोज कर देगा। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ वो एक सिंगल सेल से ही हो रहा है। इंटायर जो प्रोसेस हो रहा है वो एक ही सरफेस से यहाँ पे अमीबा में होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी ऑल नो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझना है, 2-4 बातें हैं जो आपको समझना है। अमीबा में हमारी तरह प्रॉपर ऑर्गन नहीं है। न माउथ है, न स्टोमक है, न इंटेस्टाइन है, न लार्ज इंटेस्टाइन है, न स्मॉल इंटेस्टाइन है, न लीवर है, न वाइल जूस है,
ना गॉल ब्लैडर है, ना पैनक्रियाज है, कुछ भी नहीं है, ये एक ही सेल का बना हुआ है। तो ये क्या है? यूनिसेलुलर है। इसके पास एक स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडोपोडिया इज व्हाट? अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अ फिंगर लाइक एक्सटेंशन इज नोन एज स्यूडोपोडिया। इस स्यूडोपोडिया की मदद से ये प्रे को कैच भी करता है, इंसर्कल भी करता है, इसको घेरता भी है और मूवमेंट भी कर पाता है। अब क्या होगा? जैसे ही इसको शिकार दिखाई पड़ता है ये उसकी तरफ बढ़ता है। किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। अब क्या करेगा ये? स्यूडोपोडिया की मदद से इस शिकार को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद क्या करेगा? इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लाएगा, साइटोप्लाज्म में लाएगा। तो अंदर ले आया और फूड वैक्यूल बना लिया। फूड वैक्यूल बन गया, उसी के अंदर क्या आ गया? प्रे आ गया। अब जैसे ही आ गया तो अब डाइजेस्टिव एंजाइम इस पे एक्ट करेंगे। ये बड़ा सा है तो छोटे छोटे सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद डाइजेशन हो गया तो एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो एनर्जी बचेगा उसका यूटिलाइज करेगा रिपेयरिंग करने में, अपने नंबर को बढ़ाने में, संख्या को बढ़ाने में। अगर फिर भी एक्स्ट्रा एनर्जी बच गया तो ग्लाइकोजन और लिपिड के फॉर्म में स्टोर भी कर लेगा। और फिर क्या होगा? जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होगा उसको स्टोर करते करते जब ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी से बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होगा और बाहर निकल जाएगा। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अमीबा। आई होप कि सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। नहीं भी आई होंगी तो बताना है, क्या कर सकते हैं, फिर से एक बार पढ़ेंगे। तो चलिए इसके बारे में आपको ये फिगर बना लेना है। 5 स्टेप यहाँ कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये दोनों ऐसे ही है कि प्रे दिखाई दिया, उसको घेरा, अंदर किया। और एक चीज और ध्यान में रखना है, इसमें एक और चीज ध्यान में रखना है, ये जो प्रोसेस है, प्रे दिखाई पड़ा और इसको अंदर की तरफ वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फूड पार्टिकल को लेने के प्रोसेस को बोलते हैं व्हाट? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। इंडोसाइटोसिस भी इसी को बोलते हैं। साइटोसिस, साइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म और इंडो या फैगो सेम वर्ड है। और इंडोसाइटोसिस। तो देखिए फूड पार्टिकल को साइटोप्लाज्म के अंदर लेने के प्रोसेस को ही बोलते हैं फैगोसाइटोसिस या फिर इंडोसाइटोसिस। इन मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडोसाइटोसिस या फिर फैगोसाइटोसिस। इस डायग्राम को आपको बना लेना है अच्छे से। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। अरे फोटोसिंथेसिस के बारे में भी एक चीज रह गया, कॉम्पनसेशन पॉइंट। इसके बाद बता देंगे उसको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला चीज। अमीबा, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा है ये? यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन? होलोजोइक, मतलब कंप्लीट 5 स्टेप में कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब लिखिएगा वेन अमीबा observe its prey, then it encircle the prey with the finger-like extension known as pseudopodia, and engulfs it inside the cytoplasm.
This process is inside the cytoplasm by forming a food vacuole. This process is known as फाइगोसाइटोसिस, या इसी को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। देखिए क्या लिखे हैं, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक है। मतलब कितने स्टेप में, 5 स्टेप में कंप्लीट करेगा। स्टेप का आपको पता है कौन कौन सा। तो देखिए क्या लिखे हैं, व्हेन अमीबा ऑब्जर्व इट्स प्रे, जब अमीबा अपने प्रे को, शिकार को ऑब्जर्व करता है, तब ये इंसर्कल द प्रे, प्रे को क्या करता है, घेर लेता है। किसके मदद से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक्सटेंशन, उसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। और उसको क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ मतलब क्या करना, इनगल्फ मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। इनगल्फ मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ ले लेना। तो ये क्या करेगा, इनगल्फ इट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ले लेगा। बाय फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल, और क्या बना लेगा, फूड वैक्यूल बना लेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फाइगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। इसके बाद क्या होगा, आफ्टर दिस several digestive enzymes acts on the food particle and breaks it into simpler soluble substance, and hence digestion takes place. देखिए क्या लिखे हैं, उसके बाद हम लोग फाइगोसाइटोसिस हो गया। उसके बाद क्या होगा, फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करेगा। किस चीज पे, फूड पार्टिकल पे। और किस चीज में इसको तोड़ देगा, छोटे छोटे सिंपलर सॉल्यूबल सब्सटेंस में, और डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर डाइजेशन एनर्जी इज एब्जॉर्ब, क्या हो जाएगा उसके बाद, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड यूटिलाइज्ड to form new protoplasm repairing of cell etc। देखिए इसके बाद क्या है, सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस में ब्रेक कर देगा और डाइजेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर डाइजेशन के बाद एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और यूटिलाइज हो जाएगा किस चीज में, न्यू प्रोटोप्लाज्म में बनाने में और सेल को रिपेयर करने में। एंड एक्स्ट्रा एनर्जी इज stored in the form of glycogen and lipid।
एक्स्ट्रा एनर्जी किस चीज के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? ग्लाइकोजन और लिपिड के फॉर्म में। आफ्टर दिस प्रोसेस द अनडाइजेस्टेड फूड या अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल excrete out from the outer membrane of amoeba. देखिए यहां से कर फिर से दोहरा देते हैं इस चीजों को। क्या होगा, डाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, जो एनर्जी के फॉर्म में ऑब्जर्व हो जाएगा और यूटिलाइज करेगा उस एनर्जी को किस चीज में, नया प्रोटोप्लाज्म के बनाने में, अपने नंबर को बढ़ाने में, रिपेयरिंग करने में, इस सब में यूज करेगा। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है तो ग्लाइकोजेन और लिपिड के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और इस प्रोसेस के बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट हो आउट हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा। कब? जब मेम्ब्रेन क्या करेगा, रप्चर्स करेगा, मेम्ब्रेन रप्चर्स करेगा और बाहर चला जाएगा। मतलब ये कंप्लीट स्टेप इसके एक ही सेल में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसका जो न्यूट्रिशन है वो कितने स्टेप पे कंप्लीट कर रहा है? 5 स्टेप में। 10 लास्ट में लिख सकते हैं, अमीबा complete its nutrition by holozoic method, holozoic प्रोसेस। ठीक है, तो ये 5 स्टेप में कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? होलोजोइक प्रोसेस या होलोजोइक न्यूट्रिशन। आई होप कि सबको ये बातें समझ में आई होगी। कल से हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास से ह्यूमन का स्टार्ट कर देंगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना अगले वीडियो से। क्लास 10th के लिए स्पेशली ये टाइम जो है वो बहुत ही क्रूशियल है, तो आप लोगों को इस टाइम को वेस्ट ना करके यूटिलाइज करना है। यही होता है जब ट्राइपॉड स्टैंड ना हो, किसी तरह मोबाइल को जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे रखा जाए। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये टाइम वेस्ट ना करके यूटिलाइज करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब जितना भी पढ़ाया गया हो पिछले क्लासेस में, साइंस, मैथ, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट, उन सब सब्जेक्ट्स को अच्छे से नोट्स बनाना है, उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्योंकि हो सकता है लॉकडाउन का पीरियड और आगे बढ़े। तो जब स्कूल फिर से जब आपका प्रॉपर चलेगा उस टाइम उतना टाइम होगा नहीं कि सिलेबस को कि आपको फिर से रिवीजन कराया जाए। तो उस समय क्या करना रहेगा, सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा जाएगा। इसलिए जो टाइम है उसमें उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और सारी चीज़ों को रिवाइज करते चलिए इस तरीके से कि फिर हमको दोबारा उसको रिवीजन करने का जरूरत ही ना पड़े, क्यों ना अच्छे से हम कंप्लीट करते हुए चले। चलिए, फोटोसिंथेसिस में एक टॉपिक रह गया था, उस टॉपिक को बोलते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट। कॉम्पनसेशन पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है, पहले लिख लेते हैं इसको फिर समझा देते चीजों को। व्हेन रेट ऑफ रिस्पिरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब रेट ऑफ रिस्पिरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों बराबर हो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कॉम्पनसेशन पॉइंट। देखिए प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस तो होता ही है, लेकिन फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन को एक ही चीज नहीं समझ लेना है।
ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। प्लांट तो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है, लेकिन हम आपकी तरह वो भी तो लिविंग है, वो रिस्पायरेशन भी तो करता होगा ना। तो क्या करता है, रिस्पायरेशन भी करता है। रिस्पायरेशन कैसे करेगा, ऑक्सीजन की मदद से ही करेगा। ऐसा नहीं है कि प्लांट जो है वो बिना ऑक्सीजन की मदद से ही रिस्पायर कर लेगा, वो एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा। और प्लांट एनारोबिकली रिस्पायर नहीं करता है, हमेशा कब करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही करेगा। तो रिस्पायरेशन एक अलग प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस एक अलग प्रोसेस होता है। तो हम कंपनसेशन पॉइंट किसको बोलते हैं, वैसा पॉइंट जब रिस्पायरेशन का रेट और फोटोसिंथेसिस का रेट दोनों क्या हो, बराबर हो, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कंपनसेशन पॉइंट। अभी भी हमको पता है आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से क्या समझना है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, रॉ मटेरियल है वाटर, यहाँ पे सनलाइट, क्लोरोफिल, बनेगा क्या, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। कार्बन फोटोसिंथेसिस में तो यही होता है, ये अनबैलेंस्ड है, बैलेंस के चक्कर में अभी नहीं रहना है। आपको बस जानना है दिस इज द रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड इज रॉ मटेरियल, वाटर इज रॉ मटेरियल, सनलाइट, क्लोरोफिल। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, खाना बना, ऑक्सीजन भी बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है और वाटर भी क्या हो रहा है, बन रहा है, और इसी वाटर से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। तो ये तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, लेकिन ये रिस्पायरेशन भी तो करेगा ना प्लांट, कि सांस लेगा ही नहीं, वो लिविंग नहीं है क्या, है, बिल्कुल रिस्पायरेशन करेगा। और वो भी कैसे करेगा, एरोबिकली, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही करेगा। ठीक है, तो देखिए रिस्पायरेशन में होगा क्या, जो ग्लूकोज बना, ये जो ग्लूकोज बना, ये दिस इज व्हाट, एनर्जी, ये एनर्जी है। तो ये एनर्जी कहाँ जाएगा, से अभी आप लोग अगर 9th में जाएंगे तो ये स्टोर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो वैसे ही ये एनर्जी जो है सेल के अंदर जाके स्टोर हो गया। अभी तक ये किसी काम का नहीं है जब तक ये बर्न ना हो, जब तक ये एनर्जी रिलीज नहीं हो। तो एनर्जी का कोई फायदा है क्या, नहीं है। तो ये एनर्जी बर्न कैसे होगा, रिलीज कैसे होगा, जब ऑक्सीजन मिलेगा। तो अब ऑक्सीजन जब इसको मिलेगा, आपको पता है ऑक्सीजन क्या करता है, कंबशन को में हेल्प करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, कंबशन में हेल्प करता है, चीजों को बर्न करता है। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी पूरा का पूरा बन गया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, फिर ये चला गया होगा प्लांट के हर एक सेल में, और सेल में ये ग्लूकोज के फॉर्म में ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है। कब तक, जब तक उसको ऑक्सीजन ना मिले। और जैसे ही ऑक्सीजन मिला, इसको क्या करेगा, बर्न करना शुरू कर देगा, इस ग्लूकोज को, स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को बर्न करना शुरू कर देगा। और जैसे ही ये बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो जाएगा। दिस इज, इसको बर्न किया, कौन किया, ऑक्सीजन किया, तो मिला क्या, रिलीज क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस चीजों को देखिए, प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, रिलीज भी कर रहा है, किस प्रोसेस में, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, एटमॉस्फेयर से इनटेक कर रहा था। कुछ आ रहा है समझ में, देखिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से ले रहा था, एटमॉस्फेयर से। किस चीज की मदद से, स्टोमाटा की मदद से, स्टोमेटल पोर की मदद से। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा था, वाटर मिल ही जा रहा था उसको, जाइलम इसको ट्रांसपोर्ट कर दे रहा था, क्लोरोफिल है ही, सनलाइट मिल ही रहा है, तो खाना बना लिया। ये तो उसको खाना बनाने का प्रोसेस है ना, इसको रिस्पायरेशन को एक ही नहीं समझना है, ये दोनों अलग अलग चीज है। अब ये जो खाना बन गया, ये जो एनर्जी है वो सेल में तक चला जाएगा, सेल तक चला जाएगा, किस प्रोसेस से, ट्रांसलोकेशन पढ़े होइएगा 9th में। फ्लोएम का काम ही क्या है, प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट में हर जगह ट्रांसफर करना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रिपेयर्ड फूड is known as what, translocation. The process of distribution of prepared food is known as translocation. प्रिपेयर्ड फूड को पूरे प्लांट में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं ना, इधर पहले भी होइएगा उस चीजों को। तो देखिए ये जो ग्लूकोज बना, इस ग्लूकोज इस सेल के अंदर है। अब इस सेल में क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन चाहिए इसको, ऑक्सीजन जब मिलेगा तो ये बर्न होगा, तभी एनर्जी रिलीज होगा। जब तक ऑक्सीजन ना मिलेगा तब तक ये किसी काम का है ही नहीं, यूजलेस।
तो ऑक्सीजन मिला तो रिलीज क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। इस गलतफहमी में, मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना है कि प्लांट केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, देता नहीं है, रिलीज नहीं करता। लेता किस प्रोसेस में है, फोटोसिंथेसिस में। रिलीज किस प्रोसेस में करता है, रिस्पिरेशन में करता है। ठीक है, साथ में वाटर और एनर्जी यहाँ पे बन गया। अब इस एनर्जी का वो यूज कर लेगा, इससे पहले ये कर ही नहीं सकता था। तो ये ऑक्सीजन कहां से आया, तो एक ऐसा पॉइंट मान लो कि सुबह का या शाम का पॉइंट होगा जिस समय सनलाइट बहुत कम होगा। जब सनलाइट कम होगा उस समय ये ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन भी बनेगा और ये भी बनेगा। देखिए, मान लीजिए कि जैसे हम आपको पहले ही बताया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, इस पे मैक्सिमम होगा। तो जब टेम्परेचर अगर 15 डिग्री सेल्सियस है तो फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होगा। तो उस समय ऑक्सीजन तो बहुत रिलीज होगा। तो इसको क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। और जो थोड़ा बहुत यूज कर लेगा इसको जलाने में, और मैक्सिमम पार्ट को कहाँ रिलीज कर देगा, एटमॉस्फेयर में। यहाँ तो कोई डाउट। 9 बजे से लेके 10-11 बजे तक जब टेम्परेचर ऑप्टिमम हो, फोटोसिंथेसिस के लिए फेवरेबल हो, उस टाइम वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को थोड़ा सा रख लेगा इस चीज के लिए, रिस्पिरेशन के लिए, और मैक्सिमम को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। लेकिन शाम के टाइम या सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम सनलाइट तो उतना तेज होता नहीं है, इंटेंसिटी बहुत स्लो होता है। जब इंटेंसिटी बहुत लो होता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी स्लो होगा। तो ऑक्सीजन भी मान लो बहुत कम निकलेगा, बहुत कम, इतना कम निकलेगा कि उतना उसका यूटिलाइजेशन, उसको जरूरत है जलाने ही के लिए। तो वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा या अपना रिस्पिरेशन करेगा, बिल्कुल रिस्पिरेशन करेगा अपना। तो उस पॉइंट पे जो ऑक्सीजन बन रहा है फोटोसिंथेसिस में, उसको वो रिलीज ना करके एटमॉस्फेयर में, वो क्या करेगा, यूटिलाइज कर लेगा अपने रिस्पिरेशन में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो एटमॉस्फेयर में रिलीज ना करके यूज कर लेगा किस चीज में, फोटोसिंथेसिस में। तो उस पॉइंट को बोलते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट। थक गए। देखिए रेट ऑफ रिस्पिरेशन, तो रिस्पिरेशन का रेट और फोटोसिंथेसिस का रेट दोनों बराबर है कि नहीं है, कैसे बराबर है। ये जो ऑक्सीजन बन रहा है इसका यूटिलाइजेशन यहां कर लिया, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना इसका यूटिलाइजेशन इसमें कर लिया। तो कोई गैसियस एक्सचेंज एटमॉस्फेयर में नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उस पॉइंट को बोलते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यहां से एक बात क्लियर है कि रात के टाइम तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, होगा क्या, नहीं होगा। तो रात के टाइम जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी उसको बनेगा नहीं, प्लांट तो खुद से बना नहीं पाएगा। मतलब साफ है कि रात के टाइम एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन ही लेगा कौन, प्लांट लेगा। कौन लेगा, प्लांट। और उसी से क्या करेगा, अपना रिस्पिरेशन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करेगा। इसलिए जूनियर क्लासेस में आप पढ़े होइएगा कि रात के समय पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में तो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, तो ऑक्सीजन तो बनाता ही नहीं है। वो तो लेगा कहां से, जो एटमॉस्फेयर में है, जैसे हम लोग ले रहे हैं उसी से लेगा, रिस्पिरेशन करेगा और रिलीज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। आया समझ में। मतलब रात को क्या होता है, प्लांट भी नॉर्मल ऑक्सीजन जैसे हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं वैसे ही लेता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यहीं पे फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन अमीबा पूरा कंप्लीट हुआ। कल से या नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम इन डाइजेशन इन ह्यूमन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।